यहाँ पे खालिद साहब और कमेटी साहब से बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने डॉक्टर साहब का ये दिन मनाने की हमें मौका दिया है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं तकरीबन 3 घंटे बैठ के थक गया हूँ अपनी उम्र के लिहाज से। मेरा ख्याल था कि अगर गोविंदी साहब भी अपना गुफ्तगू करते तो हमें और भी बहुत कुछ पता लगता। माशाल्लाह वो ही अपीयर्स टू बी एनसाइक्लोपीडिया। आखिर में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग अपना ख्याल के साथ करते हैं। मैं आपसे 1-2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। 1947 से पहले वो भी मैंने पीरियड देखा है, बिकॉज आई मैट्रिकुलेटेड 1946। तो मैंने वो दौर भी देखे जबकि ताजे बरतानिया के पास पूरा इक़्तिदार था और जो मंसूबा वो चाहते थे बना देते थे। उसके बाद पाकिस्तान की जो तारीख है उसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक वो दौर जहाँ विजनरी मौजूद थे, सादा लोग थे, लेकिन उनके जो फिक्र थी वो बड़ी बुलंद थी और उन्होंने अपने पूरी कोशिश की कि रियासती सतह पर मुल्क में इदारा साजी की जाए और they had the capacity to execute their projects। लेकिन जब से ज़ियाउल हक की लानत आई है तो उसके बाद मैंने देखा है कि इस मुल्क में मंसूबों को नाफज करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई और जो आखिरी आदमी शख्सियत जिन्होंने इदारा साजी की और इस मुल्क में मंसूबों को नाफज किया, दे हैड द कैपेसिटी, तो वो डॉक्टर मुबशर शख्सियत। ये मैंने उनमें, बड़े सादा आदमी थे उस वक़्त का दौर का अजीब बजंजो को देखे, नवाब अब्दुल मुसल्ला को देखे, मरक में राज खान को देखे, वेरी सिंपल, खुराक भी सादा, लिबास भी सादा, लेकिन सोच बड़ी बहुत ऊंची। और डॉक्टर साहब की एक मुझे याद आ रही है, अगर एतजाज़ भी आए होते तो वो तस्दीक करते कि रोज़नामा नेशन की दूसरी सालगिरह थी। लाहौर के एक बड़े होटल में बहुत बड़ा मजमा था, तकरीबन कोई 1000 के करीब आदमी थे। मजीद निज़ामी मरहूम भी बैठे हुए थे और उनके भतीजे वो भी मरहूम हो गए बेचारे, वो भी बैठे हुए थे। एतजाज़ ने भी तकरीर की थी। तो वहाँ डॉक्टर साहब उठे और उन्होंने खरी खरी बातें की मजीद निज़ामी की मौजूदगी। उन्होंने कहा जी कि मुझे हैरत होती है कि नवाब वक्त की एक पॉलिसी होती है और नेशन की दूसरी पॉलिसी होती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा मजीद निज़ामी को इशारा करके कि जिस दिन लाहौर में गोलियां चल रही थी और नौजवान शहीद हो रहे थे, मर रहे थे, तो उस दिन नवाब वक्त ने भुट्टो साहब की को खुश करने के लिए ये सुर्खी लगाई कि अब इंतखाबात होंगे। तो मैं और मजीद निज़ामी साहब वो खामोश थे, लेकिन किसी को जरूरत नहीं पड़ी। और उन्होंने, दबंग आदमी थे, वो कभी ऐसी बात नहीं करते थे कि किसी को मसले का शिकार नहीं थे। तो हमने उनसे ख़ास तौर पर जब रेवोल्यूशन ऑफ पावर कब आया तो सफदर मीर, महमूद मिर्ज़ा, मलिक अमजद
اور ملک معراج خالد بھی تھی. تو ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. تو اس میں محمود مرزا اور میں باقاعدہ پھر ہائی کورٹ بار پریس کانفرنس کر کے بھی ڈیمولیشن پر بڑا زور دیتے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء الحق نے آ کر ایک عجیب بات یہ کی کہ اختیارات جو کہ لوکل باڈیز کے تھے وہاں سے اس نے کرپشن کی بنیاد رکھی اور جتنے اس کے مجلس سے شورا کے رکن تھے ان کو ترقیاتی پروجیکٹس کے بہانے سے پیسے دینا شروع کر دی جو کہ آج تک رسم جاری ہے. نتیجہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز ختم اور باقی بھی موجہ. تو یہ اس میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ساتھ دیا. تو اب بہت کچھ آپ سن چکے ہیں. میں بھی تھکا ہوں. میں ایک بار پھر گوندی صاحب کا مشکور ہوں اور میں گوندی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس انسائکلوپیڈیا کو کچھ کھولے دیا کیونکہ جب یہ تقریر کر رہے تھے تو مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا تھا کہ پر ہوں میں شکووں سے ہوں راگ سے جیسے باجا ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس سیاست کا باجا ہے اس کو ذرا چھیڑے تو خدا کرے کچھ اچھے راگ سننے ملے. بڑی مہربانی. شکریہ.